बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये बात हमारी तरफ बहुत आम थी कि बहनों को वरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरा भाई तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। फिर वो मेरे हिस्से पर क्यों कब्जा करता। रात के अम्मा मेरे कमरे में आए और कहने लगी कि बेटी स्कीना, तेरी अब्बा के फैसले के मुताबिक कल ही मुझे तेरी शादी करनी होगी। तेरा अब्बा अपनी जिंदगी में ही तुझे दुल्हन बनकर देखना चाहता है। शादी के नाम पर ही मैं खुश हुई तो, लेकिन साथ ही अब्बा से और घर वालों से बिछड़ने का दुख मुझे सताने लगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी शादी किससे और किस तरह हो रही है। ना ही मैंने उन अम्मा से पूछा था क्या मेरी शादी है। ये सोचकर नींद मेरी आंखों से सौ दूर चले गई। काफी देर बिस्तर पर करवटें बदल करने के बाद मैं उठकर भाभी के कमरे में चली गई। कुछ वक्त इनके साथ गुजरे गए। मैंने आस्था से भाभी के कमरे का दरवाजा खोला तो भाभी जागती हुई नजर आई। मुझे देखकर भाभी मोहब्बत से अपने पास बैठा लिया। मैंने भाभी को बताया कि कल मेरा निकाह है तो और चौंक गई और पूछने लगी, स्कीना तेरा निकाह किसके साथ हो रहा है? यह बात तो मैं खुद भी नहीं जानती थी। भाभी को क्या बताती। मैंने ला इल्मी का इज़हार किया तो भाभी के चेहरे का रंग भीला पड़ गया। वो डबे डबे अंदाज में कहने लगी, स्कीना शादी का ना करना, इनकार कर देना तेरे हक में बेहतर होगा। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर भाई और भाभी दोनों ही क्यों नहीं चाहते थे कि मैं दुल्हन बनूं और रुखसत हूँ। भाभी और खुद तो भाई को कमरे से निकाल कर सारा वक्त कुत्ते को दिया करती थी और मुझे शादी करने के लिए मना कर रही थी, जबकि मेरे अब्बा का यही फैसला था और मैं अपने अब्बा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैंने भाभी की बात सुनी अनसुनी कर दी। भाभी के कमरे से निकल कर मैं अम्मा के पास आई और अम्मा से कहा दिया कि भाभी मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही है। मेरी बात सुनकर अम्मा गुस्सा आ गया और कहने लगी, तो क्यों इस पराई की बातों पर कान दराती है? तेरी माँ और बा अभी जिंदा है। मैं जान गई थी कि मेरी शादी से भाई और भाभी को यकीनन कोई मसला जरूर है, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि उन्हें दोनों को क्या परेशानी है। मुझे अपने माँ बाप का हर फैसला कबूल था, इसलिए अगली सुबह मैं नहा धोकर अम्मा के हुक्म के मुताबिक सुर्ख जोरा पहन कर तैयार हो गई। रात को भाई लौट कर नहीं आया था, ना ही सुबह से मैंने उसे कहीं देखा था। अब्बा से झगड़ा कर जो वह घर से निकला था तो अभी तक इसका कोई पता नहीं था। अम्मा ने ही मुझे कुछ जेवरात लाकर पहना दिए और कहने लगी कि अब तुम पूरी तरह दुल्हन लग रही हो। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही थी और अपने दुल्हे के बारे में सोच रही थी। मैंने एक नजर आईने में डाली तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कम उम्र में दुल्हन बनकर मेरे चेहरे पर नूर आ गया था। आज से पहले मैंने कभी इतने जेवरात नहीं भी पहने थे। मुझे यकीन था कि मेरा दूल्हा मेरा हुस्न देखकर दीवाना हो जाएगा। यूं भी मेरी उम्र अभी सिर्फ 14 वर्ष ही हुई थी। मैं गांव के वडेरे की बेटी थी और मेरी शादी भी किसी वडेरे के बेटे से ही होनी थी। हमारे गांव में शादी हमेशा बराबरी में की जाती थी। वडेरे का बच्चे की शादी किसी दूसरे गाँव के वडेरे के बेटे से होती थी। कुछ ही देर में अम्मा ने चादर लाकर मेरे सर पर डाली और घास काट मेरे आगे रख कर कहने लगी, चल स्कीना अब इन पर अंगूठा छाप दे। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बिना सोचे समझे ही मैंने अपना अंगूठा तमाम दस्तावेज पर लगा दिया। अम्मा वो कागजात लेकर बड़ा सा काला रंग का कुत्ता लेकर कमरे में आ गए। जैसे ही देखकर मेरे खौफ से जान निकल गया। मैं फौरन बिस्तर के ऊपर खड़ी हो गई। वो चीखने कर अम्मा से कहने लगी, उसे तो कमरे से बाहर लेकर जाए, मैं जहेज में कोई कुत्ता अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। अम्मा कहने लगी, डरने की क्या बात है? तेरे भाभी को देखो किस तरह कुत्ते को बिस्तर पर साथ लेकर सोती है। एक तो है जो खौफ से कांप रही है। मैंने अम्मा से कहा, भाभी को डर नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। आप अभी और इसी वक्त इस कुत्ते को यहाँ से बाहर ले जाएं, मैं उसे अपने ससुराल नहीं ले जाऊंगी। अम्मा आस्था से कहने लगी, स्कीना गौर से मेरी बात सुन, तुझे 3 साल तक इस कुत्ते के साथ रहना है। क्यों? कि तेरा बाप तेरी शादी इस कुत्ते से करवा दी है। अम्मा की बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई। तो ये कैसा मुमकिन था? मेरी शादी इंसान से नहीं बल्कि कुत्ते से हुई हो। मैंने अम्मा से कहा कि आप झूठ कह रही हो। मैं ना अब्बा मुझे पर इतना बड़ा कर सकता है, मैं तो इनकी लाडली बेटी हूँ। अम्मा मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, स्कीना हमें अपनी जूली चलना पड़ता है। मैंने हैरानी से अपनी अम्मा को देखा, जिन्हें अब्बा के फैसले पर कोई एतराज नहीं था और वह बहुत आराम से मुझे इतने बड़े कलम की दास्तान सुना रही थी। मैंने रोते हुए अम्मा से पूछा कि आप कैसी माँ हैं?
आपके आगे मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपका कोई इतराज नहीं है। अम्मा सर झुकाए कहने लगी, हम औरतें तो मर्दों के फैसले के आगे मजबूर हैं, और फिर तेरे अब्बा ने ये फैसला बहुत मजबूरी में किया है। हमें अपने गांव की जमीनों को पानी से सराब करने के लिए दूसरे गांव के शहर से पानी की जरूरत थी। अगर तेरा अब्बा इस गांव के वडेरे से पानी की मांग ना करता तो हमारा गांव बर्बाद हो जाता, सारा खेत खलिहान बर्बाद हो जाते। दूसरे गांव के वडेरे ने पानी देने के बदले तेरे अब्बे के आगे शर्त रख दी कि दा करता बहलहान इनकी वसात आती और जहनी मराई बेटी से तेरे भाई की शादी करवाएगा तो वो पूरे 5 साल तक बगैर किसी रुकावट के हमारे फैसले को पानी पहुंचाता रहेगा। दरअसल तेरी भाभी एक जहनी मरीज है और उससे कोई शादी करने के कोई राजी नहीं था, लेकिन तेरे भाभी का बाप दुनिया को दिखावे के लिए अपनी बेटी को धूमधाम से किसी वडेरे के घर ही रुखसत करना चाहता था। इसलिए तेरे बाप की कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी नफसियाती बेटी को हमारे हवाले कर दिया। वो पागल लड़की इस कुत्ते को अपना शौहर मानती है और तेरे भाई की जगह इसके साथ ही अपने कमरे में रहती है। हमारी मजबूरी है कि हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने गांव का आबाद देखना है, लेकिन तेरे भाई को लेकर हमें कोई परेशानी इसलिए नहीं क्योंकि हमें बाद बहुत आसानी से इसकी दूसरी शादी भी करवा सकते हैं। बात तो यहाँ आकर खराब हुई कि हमारे गांव में वटा सट्टे का रवाज है, इसीलिए तेरा भाई की शादी इस घर में हुई है, हमें तुझे भी इस घर में भी आना होगा। तेरे बाप के लिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है जिन्होंने फैसले के पानी के बदले अपने पागल बेटी हमें सौंप दी है। तेरा बाप तेरी शादी कभी तेरे भाई के भाई से नहीं करवाएगा और इसलिए उन्हें तेरी शादी इस कुत्ते से करवा दी है क्योंकि सालों में ही पानी का मुहादा खत्म होने वाला है और फिर हमें तेरे पागल भाभी को वापस इसके घर भिजवा देगा। लेकिन अगर हमने तुझे इस घर से रुखसत कर दिया तो हमें सारी जिंदगी इसको अपनी दहलीज पर बैठा कर रखना पड़ेगा। इस मुहादे का खत्म होने तक मुझे इस कुत्ते को ही अपना शौहर मानना होगा ताकि तुझे दुश्मन के घर ना जाना पड़े। लोग वटे सट्टे की शादी पे इसरार कर रहे हैं, अब हम उन्हें बता देंगे तेरी शादी कुत्ते से हो चुकी है तो लोग खुद ही खामोश हो जाएंगे क्योंकि तेरे अलावा हमारा और कोई बेटी नहीं है। दरअसल वो लोग चाहते हैं कि इनकी पागल बेटी कभी वापस ना आए, इसलिए वो बार बार बेटे के लिए मुझे मांग रहे हैं। मैं तेरे भाई नहीं चाहता था कि तेरी शादी किसी कुत्ते से हो और इस बात को लेकर वो अपने बाप से झगड़ा, लेकिन तेरा अब्बा की कुछ मजबूरियां में फैसलों के खातिर बेटे को तो कुर्बान कर ही दिया है, अब बेटी को कुर्बान ही करना चाहते। अम्मा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब्बा ने मुझे दुश्मन से बचाने के लिए एक कुत्ते की बीवी बनाया गवारा किया था, इससे तो बेहतर था कि वो मुझे कत्ल कर देते या अपने गांव के किसी गरीब किसान से मेरा निकाह करवा देते। लेकिन एक कुत्ते के साथ मेरी शादी कर उन्होंने मेरे जज्बात का पूरा तरह मजाक बनाया था। 3 साल तक ये कुत्ते को अपना शौहर मानकर इसके साथ कमरे में रहना मेरे लिए मौत जैसा था। मैंने अम्मा से कहा कि ये किस तरह मुमकिन नहीं है और कुत्ते से निकाह तो हो ही नहीं सकता। अम्मा कहने लगी, हम मर्दों के फैसले के आगे मजबूर हैं। उन्होंने मेरे कमरे में कुत्ते को छोड़ा और खुद चली गई। इस कुत्ते को देखकर मेरी जान निकल रही थी और मैं जरा को तार हो रही थी। मैं अपनी जिंदगी के 3 साल कैसे बर्बाद कर सकती थी। मेरी भाभी की अगर नफसियाती थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था, और इस 3 साल के बाद कौन मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे अपने घर की इज्जत बनाना, इससे तो बेहतर यह था कि अब्बा मुझे भाभी के भाई के साथ ही रुखसत कर देते, कम से कम वो इंसान तो होता। मैं अपने कमरे में बैठी ज़ारो कतार रो रही थी कि मेरा भाई चला आया। उसे मालूम हो गया था कि अब्बा ने कुछ कागजात बनवा कर मेरी सारी जायदाद भाई के नाम कर दी है और मुझे कुत्ते के साथ बांध दिया है। भाई कहने लगा, मुझे माफ कर दे, मुझे आने में वक्त लग गया। दरअसल मैं दूसरे गांव गया था जहाँ ये तेरे हर भाभी रुखसत होकर आई है। मैं उसके भाई से मिला और मैंने इससे बात की। वो एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है और तुझे खुशी अपने घर की इज्जत बनाने के लिए राजी है। मैं खुद तेरी शादी इससे करवाऊंगा। अब तेरी शादी इस लड़के से यूं ही नहीं करवाना चाहते क्योंकि तुम रुखसत होकर जाएंगे तो वरसत में से अपना हिस्सा भी ले जाएंगे और इसी तरह अब्बा कुछ जमीनें भी इसके पास चली जाएंगी। लेकिन ये तेरा हक है, तुझे मिलकर रहेगा। तेरा भाभी नफसियाती जरूर है लेकिन इसमें इसके कोई गलती नहीं है। गाँव में इलाज न होने की वजह से इसका इलाज नहीं हो सका, इसीलिए मैं उसे छोड़ने की बजाय अपने साथ शहर ले जाऊंगा और वहां से इसका इलाज करवाऊंगा। मेरा भाई एक पढ़ा लिखा शख्स था
और इसीलिए वो पीछे इतने हिस्से से अमल के साथ भाभी से रिश्ता निभा रहा था। भाई कह रहा था कि कब तक हम इन्हें फरसोदे रवायात को जिंदा रखेंगे और जिंदा लोगों को जीते जी मार डालेंगे। ना ही तेरा कोई कसूर है और ना ही तेरी भाभी का इलाज इसका हक है, और एक इंसान के साथ रुखसत होना तेरा हक है। अब्बा माने या ना माने, मैं हर हाल में तेरी शादी खुशियां तुझे दिलवा कर ही रहूंगा। भाई के गले लाकर सिक्स कर रोने पड़ी थी। भाई कमरे से जाते हुए कुत्ता भी अपने साथ ले गया था। मुझे यकीन था कि मेरा भाई मुझे इस दिमाश से जरूर निकाल लेगा। अब्बा ने मुझे तलीम नहीं दिलवाई थी, लेकिन इसे शहर से तलीम दिलवा कर हमारे हक में बेहतर कर दिया था। आज भी अंदरूनी सिंधु के कई इलाकों में ऐसी फसादे रवायात जिंदा हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जायदाद की वजह से औरतों की शादी कुरान पाक से करवाना और उसे इज्जत के नाम पर मौत के घाटे उतार देना कोई बड़ी बात नहीं है। फसलों को पानी देने के लिए अब्बा ने हम दोनों बहन भाइयों की जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी। अब्बा का कुछ ही अरसे में इंतकाल हो गया था। जब भाई गांव का वडेरा बना तो उसने इस बात पर पाबंदी लगा दी कि किसी भी लड़की की शादी इसकी मर्जी के बगैर करवाना जुर्म होगा। शरायत भी औरत को इस बात का हक देती है कि वो शादी से पहले अपनी मर्जी का इजहार कर सके। मेरी शादी भाभी से के भाई से करवा दी गई और वो वाकई एक अच्छा इंसान साबित हुआ। वो भी मेरे भाई की तरह फरसुदा रवायात से बेदर था। नई नस्ल तालीम याफ्ता हो चुकी है और उन्हें मालूम है कि ये सब सवाल जहालत के और कुछ नहीं है। अगर मेरा भाई मुझे ना बेचता तो मैं आज भी इस कुत्ते की बीवी होती। फरसुदा रवायत का खात्मा बहुत जरूरी है, वरना मुझे जैसे ना जाने किसी ना जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होती। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आखिर तक देखिएगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।